नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। देश में नमो नमो, विदेश में भी नमो नमो। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। भारत सरकार को एक साथ दो मोर्चों पर सफलता मिली है। भारत को एक तरफ तो कतर में सफलता मिली है, वहीं मोदी सरकार ने पाकिस्तान को भी फंसा दिया है। दरअसल कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की मौत की सजा को कम कर दिया है। इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। कतर का यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर के शासक शेख तसीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात के बाद आया है। दूसरी ओर मोदी सरकार ने पाकिस्तान को भी चुनाव से पहले फंसा दिया है और पाकिस्तान से हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग कर दी है। अब अगर पाकिस्तान हाफिज सईद को भारत को सौंपता है तो इसका पाकिस्तान के चुनाव में बड़ा असर हो सकता है। दूसरी ओर हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकी करार दिया हुआ है और अमेरिका ने इनाम घोषित किया हुआ है। ऐसे में अब भारत का कतर में अगला कदम क्या होगा और क्या पाकिस्तान भारत की मांग मानेगा? आज बात इन्हीं खास मुद्दों पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता सीएल यादव जी, बीजेपी नेता कर्नल देवानंद जी भी चर्चा में शामिल हुए और साथ ही फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट कर्नल अनुपम जेटली जी भी मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। कर्नल अनुपम जेटली जी, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि बेहद अहम मुद्दा यह है क्योंकि देश में तो कई मुद्दे हैं लेकिन विदेश में भी किस तरह से भारत की धाक है और कोशिशों को सफलता मिलती है। उस लिहाज से कहा जा रहा है कि भारत की ये कूटनीतिक जीत है। जिस तरह से कतर ने रोक लगाई है इस फैसले पर, सजा पर 8 पूर्व नौसैनिकों की, कैसे इसे देखते हैं इस फैसले को? इसका कितना असर रहेगा ब्रॉड लेवल पर अगर बात करें तो? नमस्कार। मेरे हिसाब से हेडलाइन होना चाहिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत। जी हाँ, हमें पता है कि मुस्लिम देशों के कानून कितने सख्त और कितने रिजिड होते हैं। उनमें सेंधमारी करना, अपने देश के नागरिकों के प्रति एक केस को टेकअप करना, ये बहुत बड़ी बात है और ये एक दिन में नहीं होता जी। ये मोदी सरकार ने इस हादसे के पहले से जो संबंध विदेशों से बनाए हैं, जिनसे हमारी गहरी पैठ होनी चाहिए, क्योंकि कतर से हमारा $15 बिलियन का ट्रेड है और इसको ध्यान में रखते हुए तकरीबन 7 लाख भारतीय कतर में रहते हैं और जो केस जिन पर लगाया गया वो हमारे नौसेना के जो अफसर हैं और एक जवान हैं। अगर मैं दर्शकों को बताऊं, 4 कोमोडोर रैंक के हैं जो फौज के हिसाब से ब्रिगेडियर का रैंक है, 3 जो है कैप्टन रैंक के हैं जो फौज के हिसाब से कर्नल का रैंक है और एक जो है वो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर सेलर है। ये लोग अल दहरा टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी कंपनी में रिटायरमेंट के बाद नौकरी कर रहे थे और इस कंपनी का काम था कि वहां पर उनकी फौज को ट्रेनिंग देना और संबंधित विषयों में उनकी मदद करना। अचानक 2022 में अगस्त में इनको अरेस्ट किया गया, जब भारत सरकार को पहली बार पता चला कि ये मामला क्या है। कोई चार्जशीट की डिटेल नहीं, कोई केस के डिटेल नहीं, छन छन के जो मीडिया से खबरें आई जैसे फर्स्ट इंडिया, तो उसमें पता लगा कि इन पर इजराइल के लिए जासूसी करने का एक आरोप लगाया गया है जो कि बिल्कुल गलत था। इनके फर्स्ट कोर्ट ने अगस्त में इस साल अक्टूबर में 26 अक्टूबर को इनको फांसी की सजा सुना दी। भारत एकदम शॉक था। हमारी सरकार तुरंत एक्शन में आई, उसने अपील करी हायर कोर्ट में और क्योंकि मोदी जी 2016 में कतार जा चुके थे एक विजिट पर, उसके बाद कतार के अमीर को उन्होंने हिंदुस्तान में बुलाया था स्टेट गेस्ट बनाकर। तो ये जो इतने समय पहले से जो राजनीतिक और कूटनीतिक रिश्ते थे दोनों देशों के बीच में, वो रंग लाए और हमारे जो वहाँ एम्बेसी या हाई कमीशन कहें, उन्होंने इसमें इंटरवीन किया, दखल दिया, केस के खिलाफ अपील करी और उसका नतीजा है कि 2 महीने के अंदर अंदर उनके हायर कोर्ट ने इस सजा को बदलकर और उम्र कैद का किया है और मुझे यकीन है कि जल्द ही 1-1.5 साल में
इसको भी बदला जाएगा। बदला जा सकता है, बिल्कुल। और इसलिए उम्मीद और ज्यादा बढ़ जाती है कि जब ऐसे रिश्ते और इतने बड़े फैसले को बदला गया, जो कि संभव नहीं था, क्योंकि देश पर भी फर्क पड़ता है कि ये कौन से देश में हो रहा है, वहां पर भी सरकारें क्या इसको अमल में लाती है नहीं, या फिर बात बन पाती है नहीं। सीएल यादव जी, राजनीति से इतर अगर बात करें तो, क्योंकि देखिए अब हम बीजेपी कांग्रेस है, किसकी सरकार है, किसने क्या क्या, ऐसे बात करेंगे तो फिर उस पर राजनीतिक तौर पर जवाब आएगा। लेकिन सीएल यादव जी, इसे आप तो मानेंगे कूटनीतिक जीत है। कितनी बड़ी बात है कि 8 जो हमारे पूर्व नौसैनिक थे उन्हें किस तरह से सजा सुनाई गई और उस पर रोक लगी है सिर्फ इस वजह से क्योंकि सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया और लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग भी होती रही और कोशिशें भी जारी रही। मैडम, क्या आप इसको नहीं मानते कूटनीतिक जीत? जो आप क्वेश्चन लगा रहे हैं कि ये मानेंगे आप, हम मानते हैं। और ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। ये जो देश की मजबूत डिप्लोमेटिक इश्यूज है उनकी जीत है। ये हमारे राजदूत और राजनयिकों की जीत है जिन्होंने स्ट्रेटेजिकल प्लान करके इस केस को लीड किया। बिल्कुल। और जो 8 जो हमारे पूर्व अधिकारी है सेना के, नौसेना के, उनके परिवारों की दुआओं, देश के 140 करोड़ भारतीयों की दुआओं की जीत है। तो इसलिए मैं, आप राजनीति से इतर बात करें अपन जी, ये पूरे देश की जीत है। ये देश की डिप्लोमेटिक जो पॉलिसीज है उनकी जीत है, और जो भारत की ताकत है उसकी जीत है। ठीक है, तो आप मान तो रहे ना, जीत तो है, फैसला जो हुआ वो, और आगे उम्मीद क्या करते हैं आप इसको डीरेल क्यों करना चाहते हैं? आप डीरेल क्यों करना चाहते हैं? आप उम्मीद क्या कर रहे हैं आगे? बिल्कुल जीत है ना, है ना? नहीं, आप डीरेल क्यों करना चाहते हैं? जीत है ये। मैं ये कह रहा हूँ, डीरेल क्यों करना चाहते हैं? जब हम कह रहे हैं, हमारे नेता कह रहे हैं कि ये कूटनीतिक जीत है, देश की जीत है, ये देश की जीत है। किसकी है, किसकी नहीं है, आगे आप मानते हैं, नहीं मानते हैं? मान रहे हैं, पूरा देश मान रहे हैं, विदेश नीति में हमेशा सरकार के साथ है। विदेश नीति में पूरा देश एकजुट है। सरकार, विपक्ष और सारी राजनीतिक पार्टी एकजुट है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसको क्यों डीरेल करना चाहते हैं? डीरेल कहा कर रहे, आपसे तो सवाल कर रहे, आप सवाल का सीधा सीधा जवाब दीजिए। सीधा जवाब दे रहा हूं मैं तो। आपने दिया, आपसे अगला सवाल यही है कि आगे उम्मीद क्या की जा रही, क्योंकि सरकार और कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी तो सिर्फ रोक लगी है, आगे कोशिश ये हो रही है कि इन्हें लाया जाए देश। हम तो आशा करते हैं कि जो हमारे 8 पूर्व सेना के, नौसेना के अधिकारी है, वो सुरक्षित वतन वापसी होए शीघ्र से शीघ्र। बिल्कुल ठीक है, ये हमारी सरकार से कर्नल देवानंद जी उम्मीद है। कर्नल देवानंद जी, ये फैसले ठीक है, जब देशवासी सुनते हैं तो खुशी होती है, अच्छा लगता है कि कोशिश की गई, लेकिन इसके पीछे की कोशिश आसान नहीं होती है। ये कोशिश एक दिन की नहीं होती। बिल्कुल ठीक कहा कर्नल अनुपम जेटली जी ने भी, और किस तरह से लगातार संवाद होता रहे और इसके बाद धीरे 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 करके इस फैसले पर आगे बढ़ा जाए और इसके बाद वो देश मान ले उस बात को। ये कोशिश आसान नहीं होती, लेकिन इस कूटनीतिक जीत को आप कैसे देखते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं हमारे साथी को पैनलिस्ट कर्नल जेटली साहब और यादव साहब का आभारी हूं कि इन्होंने इतना विस्तार पूर्वक और एक आज ऐसी मैं डिबेट पे आया हूं जहां पर हम सब लोग ये मानते हैं कि ये जो फैसला है, जो ये जीत है, पूरे देश की जीत है। और हम पूरे नागरिकों को इसको बिल्कुल कहते हैं कि ये भारत की जीत हुई है। और जैसा आपने खुद ने बताया, कल जेटली साहब भी बता रहे थे कि देखिए ये जो हमारे 8 नौसेना के जो अधिकारी थे, हम जानते हैं किन परिस्थितियों में इनको किया गया, विस्तार पूर्वक इन्होंने बताया। पर इस सरकार के लिए मैं देशवासियों को बताना चाहूंगा, देखिए बदलता भारत है। ये वो दौर है जहां पर कुछ समय पहले चिंता देशवासियों कुछ साथियों की होती थी, पर आज सब ये मानते हैं कि जिस प्रकार से ये रणनीतिक तौर पे पूरी प्लानिंग के साथ पूरा तंत्र लग जाता है हमारे उन 8 वेटरन्स को बचाने के लिए, और उसमें हर व्यक्ति शामिल था। और जो जीत आज हुई है, देखिए ये एक सामान्य जीत नहीं है। मैं मानता हूं, जैसे अभी जेटली साहब भी बता रहे थे, यादव साहब भी बता रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय तक जब अक्टूबर में फैसला आता है कि भाई उनको फांसी की सजा दे दी गई है, उसके बाद प्रधानमंत्री स्वयं में बात करते हैं उनके देश के अध्यक्ष से, तो ये दर्शाता है कि किस तरह ये मौजूदा सरकार और मोदी जी के जो काम करने का तरीका है, और स्पेशली जहां पर देश के सम्मान और नागरिकों की सुरक्षा की बात है, मैं इससे पूरी तरह बहुत संतुष्ट हूं। और देशवासियों को ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि देखिए पहले कदम की जीत है हमारी,
क्योंकि अक्टूबर में फैसला आता है और मात्र 2-3 महीने हुए हैं, उसके बाद इनकी फांसी की सजा को आज कम आजीवन कारावास में करवाया गया। पर देखिए, मैं यही बता दूं कि भारत देश के जो रिश्ते हैं हमारे कतर के साथ, 2014 में हमारा एक इनके साथ समझौता है। उस समझौते के तहत बातचीत भारत सरकार कर रही है, पर मैं इतना भरोसा दिला सकता हूं कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि इनके ऊपर, क्योंकि ज्यादातर हम देशवासी ये मानते हैं, सुरक्षा के एक्सपर्ट ये मानते हैं और कर्नल जेटली साहब जैसे विद्वान लोग ये मानते हैं कि उनका कोई दोष नहीं था। इजराइल को बीच में नाम ला करके हमको प्रेशर में डालने के लिए, पर जो सफलता मिली है, इसलिए हमारी कोशिश ये रहेगी, क्योंकि उनके परिवारजन भी आज साथ थे, हमारे पूरे मिनिस्ट्री के अधिकारी भी साथ थे, और कोशिश ये रहेगी कि जब इन्होंने कोई गलती नहीं की है तो उनका पूरा माफीनामे के साथ हमारे देश में सुरक्षित आए। और मुझे पूरा यकीन है कानूनी प्रक्रिया अपना काम कर रही है, और बाकी भी जो जिस प्रकार से परिवार के साथ हमारी चर्चा हो रही है सरकारी तंत्र की, मैं मानता हूं दिन दूर नहीं है, समय जरूर लग सकता है, पर ये निर्दोष हैं और ये हमारे देश की ताकत है। देखिए जिस प्रकार से जेटली साहब बता रहे थे, शुरू में लोग कहते ये यात्राएं कर रहे हैं मोदी जी, या जिस प्रकार की चर्चाएं, पर देखिए अब देश समझ रहा है, और आज जिस प्रकार से हम तीनों यहां खड़े होकर के इस चीज को देश की जीत मान रहे हैं, मैं इसको एक शुभ संकेत देख रहा हूं, और बदलते भारत की एक नई तस्वीर अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो उभर के आई है, ये बहुत अच्छा एक संकेत है। बिल्कुल, बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन कर्नल अनुपम जेटली जी, एक बात भी कही जा रही है कि जो कैदियों के बीच में अदला बदली की संधि होती है, इसका भी हवाला दिया जा सकता है, और इसी को आधार मान के माना जा रहा है कि ये कोशिश है कि इन्हें भारत लाया जा सके। ये कितना मुश्किल रहने वाला है? ये मुश्किल काम है, मगर ये सरकार मुश्किल काम पहली बार नहीं कर रही है जी। अगर आप देखें, कूटनीति और राजनीति कोई पहली बार नहीं हो रही सरकार के नीचे। कुलभूषण जाधव, नेवी का एक और व्यक्ति जो पाकिस्तान में अभी भी है, उसके लिए सरकार हेग अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में गई, क्योंकि पाकिस्तान की अदालत ने उसको फांसी की सजा दी थी। वो आज तक जिंदा है, कार्रवाई चल रही है और उम्मीद है कि वो भी भारत आएगा। दूसरी बात, आर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई हुई 2021 में, वहां से भारतीयों को सुरक्षित लाया गया। फिर उससे बड़ा उदाहरण है रशिया और यूक्रेन की लड़ाई का, जहां से सैकड़ों भारतीय स्टूडेंट को लाया गया, और अब इजराइल से लेके आए। तो ये कूटनीति कोई एक दिन का या एक पहलू का विषय नहीं है। ये सरकार लगातार ये साबित कर रही है कि वो विदेशों में कूटनीति बहुत अच्छे पहलू से और बहुत अच्छी तरह चला रही है, और उसकी आज एक भारत देश की एक पहुंच है विदेशों में, और लोग हमारी आवाज सुन रहे हैं। ये मुश्किल है, मगर सबसे पहला बड़ा कदम था कि इनकी फांसी की सजा किसी तरह टाली जाए। अगर इस अपील पर उनका हायर कोर्ट भी, जिसने आज सजा को रोका है, अगर सजा बरकरार रखता तो उसके बाद हमें लगता शायद हम फेल हो चुके बिल्कुल। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और इसलिए इसे बड़ी जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। सीएल यादव जी, क्या आप भी इत्तेफाक रखेंगे कर्नल अनुपम जेटली जी से कि विदेशी, जब हम नीति की बात करते हैं और अपने देश की विदेशों में मजबूती की बात करते हैं, उसमें भारत पहले से बहुत आगे निकला है? देखिए सर, मैं पहले भी कह चुका, ये देश की जीत है, डिप्लोमेसी की जीत है, और इसके इतर मैं किन्हीं शब्दों का यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि देश की जीत है तो सबकी जीत है। किस की जीत है किसकी नहीं है, मैं देश की जीत मानता हूँ। इसलिए ये विवाद का विषय नहीं है कि कौन क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कब किसका उदय हुआ। ये देश की जीत है, देश हजारों सालों से है, मैं तो यही कहता हूँ। चलिए ठीक है। कर्नल देवानंद जी, एक दूसरी अहम बात, देखिए हम जब कूटनीतिक जीत की बात कर रहे हैं तो सिर्फ कतर में जो हुआ ये नहीं, पाकिस्तान को भी फंसाया है अपनी मांग से भारत ने। सईद हाफिज की बात अगर हम करें तो हाफिज सईद को भी सौंपने की बात की जा रही है कि वो देश को सौंपे। ऐसे में क्या नजर आता है आपको, पाकिस्तान क्या कदम उठा सकता है? क्योंकि हाल में चुनाव भी है, इम्पैक्ट तो पड़ेगा। अब इस मांग को माना जाए या ना माना जाए, इस लिहाज से देखें तो। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो हमारी पार्टी है, जो बीजेपी और मोदी जी का जो विजन है ना, ये चुनाव से जोड़ करके देश नहीं देखता है आज के दिन। और ये जो उग्रवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, जिस प्रकार से देश इसके ऊपर काम कर रहा है, ये भी उसी का एक हिस्सा है कि पाकिस्तान के अंदर आज जो ये इसको
प्रत्यार्पण की जो मांग रखी गई है, ये एक उसी दिशा में कदम है। और यही नहीं, मैं जेटली साहब की बात से थोड़ा सा पूरी तरह सहमत होने के साथ बताना चाहूंगा। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से देश का सम्मान बढ़ा है, जिस प्रकार से हमने हमारे हर नागरिक की सुरक्षा में पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है, और उसमें हमारी पार्टी, हमारी मैं मोदी जी की सरकार और हमारी जो सरकार है उसके कार्य की थोड़ी प्रशंसा करना चाहूंगा कि देखिए, ये बदलाव एक दिन में नहीं आता है और इसमें पूरा देश का समर्थन है, एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। दूसरी बात, जहां तक अब इनके प्रत्यार्पण की आपने जो बात कही, पाकिस्तान करेगा नहीं करेगा, आज पाकिस्तान की यह हालत है। अगर हम थोड़े समय पहले चले जाएं तो उग्रवाद को लेकर के पाकिस्तान जिस तरह से मन चाहे देश के अंदर हमले करता था, मन चाहे कश्मीर के अंदर वो चाहे उस दिन हड़ताल करवाता था, चाहे वो पत्थरबाजी करता था, आज उस पर बड़ी रोक लगी है। भारतीय सेना का, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का और वहां के नागरिकों का इसके लिए बधाई देना चाहूंगा। पर जो ये टेररिज्म की जो अभी भी है, क्योंकि एक हम देशवासियों को समझना पड़ेगा, इसकी जड़ जो उग्रवाद की है, जो भारत के खिलाफ है, वो उसकी पाकिस्तान में जाती है। और उन जड़ों को काटने के लिए जो प्रयास चल रहे हैं, उसके अंदर एक ये विषय है। मैं तो चाहूंगा कि पाकिस्तान में सद्बुद्धि है तो देखिए वो बिल्कुल इसको हैंड ओवर करेगा, और अगर सद्बुद्धि नहीं है तो उसको परिणाम उसके भुगतने पड़ेंगे। अब दूसरा, अब देखिए, दुनिया भी बदल रही है। इस जैसे उग्रवादियों का खात्मा ईश्वर भी कर रहा है। हमारा तंत्र, हम कभी भी इस तरह के समर्थन नहीं करते। हमारी भारत सरकार या हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है कि हम कोई इस तरह के काम करते। भारत के दुश्मनों का खात्मा वैसे ही ऊपर वाले की मेहरबानी से चल रहा है, उसमें कोई भी कारण हो। तो ये समय और ये युग है, आज भारत का है, और ऐसे उग्रवादियों को मैं पाकिस्तान से आग्रह कर सकता हूं, सद्बुद्धि दे दे, वो हमारे हवाले कर दे, तो उसका भी थोड़ा जीना आसान हो जाएगा। वरना पाकिस्तान का जो अंजाम हम देख रहे हैं, आज भीख का कटोरा उसके पास है, दुनिया भर में घूम रहा है, और उसके पीओके में आपने देखा क्या हालत हो रखी है। हमारे राजनाथ जी ने जाके 4 दिन पहले उनको चेताया है कि इस तरह के काम बंद कर दो। नागरिक खुद कह रहे हैं हमें, भाई जो पीओके जो हमारे भारत का जो हिस्सा है, कह रहे हमें जाना है। और पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से अब उनके फरवरी में इलेक्शंस है, अब वो उनके चुनाव के दौर में वो कितनी भी अपनी चीजों से डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरा ये मानना है भारत के हित के साथ वो कोई खिलवाड़ करने की अब हिम्मत नहीं रखता है। और हम कोशिश करेंगे कि वो जो हमारे साथ उसके मुद्दे हैं, या तो मान जाए, नहीं मानेगा तो उसका कार्रवाई चल रही है, और हमारी कूटनीतिक लेवल के ऊपर सरकार के तंत्र पे कार्रवाइयां चल रही हैं। उम्मीद करता हूं सफलता मिलेगी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने भी वैश्विक आतंकी करार दिया है अनुपम जेटली जी से, इसके बावजूद भी आखिर क्या वजह है कि आगे कुछ हो नहीं पा रहा है? क्योंकि कोई भी ऐसा फेवर में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान उसको लेकर बैठा हुआ है, और इसलिए कोशिश ये लगातार की जा रही है। इतना बड़ा फैसला ले लिया गया हो और दूसरे देश भी यही चाहते हो। ये उग्रवाद एक ऐसा विषय है, मैं देशवासियों से बताना चाहूंगा कि कोई एक कंट्री इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तान तो मैं ये मानता हूं कि इसने जो शुरुआत की है, इसने जिस लोगों की मदद ली, आज उन लोगों के लिए भी ये घातक सिद्ध हो गया। आप देखिए उग्रवाद का, आप जब 89 और 79-80 के दौर में जब रूस अफगानिस्तान में आता है, पाकिस्तान बड़ा खुश हुआ था, और इसने पूरा उनका तालिबान तैयार कर करके, और आज अमेरिका भी कह रहा है, हमारे उसके साथ रिश्ते सुधर रहे हैं, हमारी संधियां हो रही हैं। इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भारत का जो सम्मान है वो एक ऐसा है कि जहां हर दुनिया का देश देख रहा है कि भारत शायद हमारी समस्या का समाधान हो। पर जो ये इसका प्रत्यार्पण की बात है जो यूएनओ ने कर रखा है, अब ये बहुत सारी चीजें इसमें पाकिस्तान स्वीकार ही नहीं करता, उनके अंदर है। और जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, वो फैसला करे, वो अब खुद इनसे पूछता नहीं है। तो ये कुछ अंतरराष्ट्रीय मुद्दे ऐसे हैं जहां टेररिज्म का, मैं मानता हूं, वो खात्मे की ओर आ रहा है। एक तरह इंटरनेशनल ओपिनियन बन रहा है। और भारत में भी देखिए, कुछ दिनों पहले हमारी पार्लियामेंट के अंदर उग्रवाद की डेफिनेशन तक हमारी नहीं थी, जो बना दी गई है। यूएपीए के अंदर बदलाव आ रहे हैं। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं, दुनिया जिस तरीके से काम कर, कह सकते हैं टेररिज्म के मुद्दे पर इंटरनेशनल लेवल पर यूनिटी दिखाई देती है। ओपिनियन हमारे भारत के साथ बनता नजर आ रहा है कि हमें ये खत्म करना है, और अगर भारत इस पर पहल करके आगे बढ़ रहा है तो बाकी देश भी इसके साथ है। लेकिन कर्नल अनुपम जेटली जी, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है, हम इन दो मुद्दों के अलावा भी अगर हम बात करें, फॉरेन अफेयर्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब हम रिश्तों की बात करते हैं दूसरे देशों से, पहले से अब में कितना फर्क आया है और क्यों आया है?
क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो लिए गए जिस वजह से ये मजबूती नजर आती है? मेरी समझ में सबसे पहला जो है वो है कि हम मानवता के हक में काम कर रहे हैं। विदेशों को और अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनको ये लगने लगा है कि भारत मीन्स नो हार्म, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, यहां तक कि हम पाकिस्तान का भी बुरा नहीं चाहते। और क्योंकि हम हर एक की मदद करने को तत्पर हैं, चाहे कहीं भूकंप आए या कोई और आपदा आए, भारत अपनी पुरजोर कोशिशों से, अपने रिसोर्सेज से विदेशों की मदद करना चाह रहा है। कहीं भी युद्ध हो तो भारत का जो स्टैंड है, भारत का जो सोचना है बड़ा क्लियर है कि युद्ध रुकना चाहिए। हम दो तरफा बात नहीं कर रहे, हम एक तरफा बात कर रहे हैं आज। और यही वजह है कि विदेशी ताकतें जो जिनको सुपर पावर कहा जाता था वो और यूएन, ये सब हमारी बात सुन रहे हैं और हमारी बात पर ध्यान दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी और खास जीत है भारत के लिए, जिस पर हमें ध्यान देना होगा और हमें सोचना होगा कि इसको और आगे सोच को और कार्रवाई को कैसे ले जाया जा सकता है। जहां तक बात है पाकिस्तान के आतंकवाद की या हाफिज सईद को न देने की, पाकिस्तान की इस समय हालत सांप के मुंह में छछूंदर जो मुहावरा है वो है। 30 साल तक वो 35 साल तक उसको बचा के रखते रहे, अब ना तो उसको दे सकते हैं और ना रख सकते हैं। बिल्कुल ना रख सकते हैं मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर आप देखें पिछले 3-4 महीने में पाकिस्तान के ही लोगों ने तकरीबन 11 से 12 लोगों को जो आतंकवादी थे उनको ठिकाने लगा दिया है, जिनकी खबरें छन छन कराती हैं। ये पाकिस्तान के अंदरूनी लोग ताकतें हैं, अंदरूनी लोग हैं जो इन नॉन स्टेट प्लेयर्स के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि वो परेशान हो गए हैं इस आतंकवाद से जो पाकिस्तान के अंदर पनप रहा है और पाकिस्तान बाकी देशों में भेज रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने, खैर क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विश्व विजयी नीति है ये बड़ी जीत है, कूटनीतिक जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है और लगातार भारत ये कोशिश कर रहा है कि सिर्फ अभी रोक लगी है लेकिन वतन वापसी हो सके इन पूर्व नौसैनिकों की, ये कोशिश भारत कर रहा है। शुरुआती तौर से इस पर नजर भी बनी हुई थी, लेकिन इतना जरूर है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत मजबूती से अपना पक्ष भी रखता रहा है और मजबूती से पेश भी आ रहा है और यही वजह है कि उसका लोहा दूसरे देश भी मान रहे हैं। और ये भी एक वजह मानी जा रही है कि जो फैसले नहीं लिए जा सकते थे या जिसकी उम्मीद नजर नहीं आती थी वो फैसले भी लिए जा रहे हैं और इसलिए ये बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर भारत को देखा जा रहा है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन